एवरीवन, दिस साइड माही एंड मैं अभी अभी अपना फ़िज़िक्स का जो प्री बोर्ड पेपर है वो दे करके आ रही हूँ। एंड फाइनली मेरा जो सेकंड प्री बोर्ड था वो भी ख़त्म हो गया। एंड और मेरे पास है सामने फ़िज़िक्स के 2 पेपर, ठीक है। तो अभी मैं बैठ करके क्या कर रही थी, मैं सारे फ़िज़िक्स के जितने भी मतलब क्वेश्चंस वगैरह थे वो सारी चीज़ों को बैठ करके एनालाइज़ कर रही थी कि आखिर मेरे से पेपर क्यों नहीं हुआ। मतलब मेरे पेपर बहुत ही ख़राब गया। मतलब प्री बोर्ड 2 तो थोड़ा ठीक भी गया, बट प्री बोर्ड 1 जो था वो बहुत ही ज़्यादा मतलब बकवास। तो फिर मैंने ऐसा बैठ कर के सोचा कि मतलब देखते हैं कि मुझसे चीज़ें क्यों नहीं बन रही है, ठीक है। देखो, जब तक हम लोग बैठ कर के नहीं देखेंगे कि गलती कहाँ पे हो रही है तब तक कुछ समझ में आएगा नहीं। और ऐसे ही बोलते रहने से कि बट फिज़िक्स नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ऐसे तो नहीं चलेगा ना। मतलब बैठ कर के मतलब देखना तो पड़ेगा ना कि क्यों नहीं हो रहा है। तो बस वही मैं लेकर के बैठ गई थी। और सबसे पहले मैं फ़िज़िक्स का जो मैंने प्री बोर्ड 1 दिया था, देखो फ़िज़िक्स 1 का जो प्री बोर्ड दिया था उसमें मैंने देखो क्या क्या चीज़ें देखा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ये सारी चीज़ें मैंने एनालाइज़ करके लिखा है कि मेरे को अब क्या क्या करने की ज़रूरत है। तो देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हुआ था एक्चुअली मेरे साथ। तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये लास्ट सेक्शन से, ठीक है। तो ये देखो, ये सबसे पहले देखो, ये जो 33 नंबर था ये पूरे रे ऑप्टिक्स का था, ठीक है। और मैंने ना रे ऑप्टिक्स का बिल्कुल भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था। रे ऑप्टिक्स मैं पढ़ी थी, बट वो जो क्या था, वो लास्ट वाला जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला है वो वाला पोर्शन में नहीं किया था। वैसे तो ये रे ऑप्टिक्स का है, पर ऐसे मैं बता रही कि वो वाला टॉपिक मैंने नहीं किया था जिसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वगैरह आता है, और रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी नहीं किया था। तो सोचो, मैं सिर्फ फॉर्मूला देख करके गई थी और कुछ भी क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करके नहीं गई थी फर्स्ट वाले प्री बोर्ड में। तो फिर ये देखो कितना बेसिक क्वेश्चन था, बट ये मुझसे नहीं बन पाया। देख रहे होगा इस क्वेश्चन प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट है। और वही फिर मेरे को ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, रे ऑप्टिक्स तो बहुत ही बड़ा पोर्शन है, तो इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ही लेते हैं प्री बोर्ड 2 के लिए। और फिर मैंने जब प्री बोर्ड 2 के लिए किया तो फिर प्री बोर्ड 2 में सारे रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन मुझसे बन गए। और जब मैं पेपर 1 खोल करके देख रही हूँ, ये क्वेश्चन मैं छोड़ करके आई थी। ये इतना ईजी था, नॉर्मल, इसमें बस डेरिवेशन पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मुझसे नहीं बना। तो मतलब ये काफ़ी ईजी था। और पता है ये 2023 में भी आया हुआ है, तो ये PYQ भी है एक, और ये बहुत ही ईजी था, मतलब बहुत ही ईजी था। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि काश मैं ये चैप्टर का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली थी। तो देखो गाइस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ईजी था। फिर अगर बात करें, हाँ, और यहाँ देखो, ये दोनों क्वेश्चन ना, AC जनरेटर ट्रांसफार्मर, कितना इजी है ये, है ना। जो अगर AC जनरेटर ट्रांसफार्मर पढ़ करके जाएगा उससे वो क्वेश्चन छूटने का सवाल ही नहीं बनता। बट मैंने क्या किया है, जो मेन टॉपिक्स होता है ना, गैल्वेनोमीटर, AC जनरेटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, मैं ये टॉपिक्स अपने प्री बोर्ड 1 के एग्ज़ाम में नहीं पढ़ के गई थी। अभी तो मैंने पढ़ लिया, बट मतलब जब मेरे को समझ में आया कि हाँ ये तो करना ज़रूरी है, तो फिर मैंने प्री बोर्ड 2 के लिए तो पढ़ लिया, बट प्री बोर्ड 1 के लिए मैं ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में छोड़ करके गई थी। और सोचो यहीं से फिर ये भी आ गया, तो ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो गया। अब देखो मेरा प्री बोर्ड 1 कितना बुरा गया है। क्या ही बोलूँ मैं, पर ठीक है, मैं बैठ कर के एनालाइज़ किया मैंने और ये सब देखा, तो मतलब मेरे को समझ में आया कि हाँ क्या कमी था और क्या सुधारना था, और मैं वो सुधार भी रही हूँ। करना तो यही है ना, मतलब कि अपनी गलती को देखो और सुधारो, है ना। उसके बाद फिर है ये देखो, ये पूरा क्वेश्चन मेरे करंट इलेक्ट्रिसिटी का था, और करंट इलेक्ट्रिसिटी मेरे को इतना बकवास चैप्टर लगता है कि मैं बता नहीं सकती। उसको मैं शुरू से छोड़ते आ रही हूँ। मेरे को आई नो कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस तो बहुत ही ज़्यादा आते हैं, टर्मिनल वोल्टेज से एंड इंटरनल रेजिस्टेंस आते हैं, बट पता नहीं मैं क्यों ये सब कुछ छोड़ते जा रही थी। एंड फिर अब हो गया, अब मेरे को समझ में आ गया कि ये तो करना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए। तो फिर मैंने क्या सोचा है ना कि जो अभिषेक साहू सर का जो अभी जो प्रो डायमंड सीरीज़ है ना, मैं वहाँ से करूँगी ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक्चुअली देखो मैंने पढ़ तो रखा है, बट अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो फिर वो मैं अभिषेक साहू के सर के वो जो प्रो डायमंड सीरीज़ है ना, मैं उससे करूँगी, तो ये चीज़ मेरा उससे हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर बात करें इधर, सॉरी ये तो MCQ खुल गया, अच्छा नहीं, हाँ, तो फिर ये जो केस बेस्ड स्टडी है, केस बेस की तो क्या ही बात करना, केस बेस तो ठीक ठाक गया, वो तो हो जाता है। एंड फिर यहाँ पे, हाँ, ये भी चैप्टर 1 का था, ये भी हो गया था। देखो ये क्वेश्चन भी रे ऑप्टिक्स का था, और ये इतना इजी था, मात्र इसमें गिन के ये वाला फॉर्मूला लगा था, एक ये वाला छोटा सा फॉर्मूला लगा था, और एक ये वाला लगा था, बस इतने से ही। और मुझे ये फॉर्मूला पता था, बट
पता नहीं मेरे को आता ही नहीं है कि मतलब अप्लाई कैसे करना था इस चीज़ को, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया था तो फिर अगेन फॉर्मूला याद करने से कुछ होता नहीं है। पर प्री बोर्ड 2 के लिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गई थी, तो फिर अभी मैं इसको ऐसा बना रही थी रैंडम, तो फिर ये बन जाता, ये भी बन जाता, बट मैं ये क्वेश्चन भी छोड़ करके आ गई। लाइक देखो कितना ईजी क्वेश्चन मैं छोड़ करके आई हूँ प्री बोर्ड 1 में, बट ठीक है मेरे को पता तो चला ना कि अब मेरे को करना क्या है। फिर देखो ये मेरे प्री बोर्ड 1 में आया था, ये पता है जेई का क्वेश्चन है, चैप्टर 4 से घुमा फिरा करके बिल्कुल दिया गया है। और सबसे पहले बात तो मेरे ऐसे डायग्राम ही नहीं बन रहा था, बट अभी मेरे को समझ में आया कि ऐसा बनेगा। और ये पता है इसमें क्लास 11 का भी कॉन्सेप्ट लगाया गया था, मतलब ये पूरा जेई का क्वेश्चन था। और जेई का क्वेश्चन देख रहे हो ना गाइस, मतलब जेई का क्वेश्चन भी आ रहा है, तो हमें मतलब बोर्ड्स के साथ साथ जेई के क्वेश्चन भी कुछ कुछ लगाने ही हैं, क्योंकि देखो पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था और फिर सबका हालत ख़राब हो गया था। तो हमें ऐसा गलती नहीं करना है। अगर पता है कि जेई का क्वेश्चन आएगा तो जेई का क्वेश्चन मतलब कुछ ना कुछ करके जाना ही है। लाइक हर चैप्टर से आप एटलीस्ट 10-10 तो कर ही लो जेई का क्वेश्चन, लाइक आपको समझ में आएगा कि हाँ आपको अप्लाई कैसे करना है वो चीज़ को, है ना। हाँ तो वैसे मैं बता दूँ कि आई एम नॉट अ जेई एस्पिरेंट, मैं बस 12th का तैयारी कर रही हूँ। तो बस ये क्वेश्चन दिख गया सामने तो मैंने आपको बता दिया कि ये करना चाहिए हमें। फिर देखो ये जो क्वेश्चन था ये भी देखो रेक्टिफायर से आया था, अगेन मैंने रेक्टिफायर छोड़ दिया था, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया था, लाइक क्यों ही किया था, बट ठीक है। तो फिर ये क्वेश्चन में छूट गया था, बट अभी जब मैं बनाने बैठी तो फिर ये बन जाता, ठीक है। इसका मतलब ये अब मैंने पढ़ लिया, जितना भी एसी जनरेटर गैल्वेनोमीटर जो मैंने छोड़ा था अब तो मैंने पढ़ लिया, बट उस टाइम पे मैं नहीं पढ़ी थी तो इसलिए ये क्वेश्चन नहीं बना। और फिर ये भी देखो बहुत इजी था, नॉर्मल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का डेरिवेशन पूछा गया था, उसका मैग्नीफाइंग पावर का, ये भी मैंने नहीं पढ़ा था, बट अभी ये भी पढ़ लिया तो फिर ये भी हो गया। एंड चैप्टर 2 ये देखो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, लाइक ये देख लो ये आएगा ही आएगा, वो जो चीज़ है ना डाइलेक्ट्रिक वाला जो कैपेसिटर वाला क्वेश्चन है, तो वो करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा है कि चैप्टर 2 को भी मैं अभिषेक साहू सर के डायमंड प्रो सीरीज़ से करूँगी, क्योंकि वैसा क्वेश्चन कराया है। फिर ये हाँ ये भी देखो ये भी फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइटिंग है, ये भी मैं नहीं पढ़ कर गई थी तो फिर इसलिए ये भी मैंने छोड़ दिया। लाइक देखो मैंने कितना सारे क्वेश्चन छोड़ रखा है प्री बोर्ड में, सोचो ना मैं पास कैसे होंगी। ठीक है अभी रहने देते हैं वो सब चीज़ों को, अभी बस समझना है कि क्या क्या गलती हुआ था और क्या क्या सुधारना है। फिर देखो ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व ये इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ। और ये जानते हुए कि ये इतना इंपॉर्टेंट है और मैंने इसे अपने प्री बोर्ड 1 में छोड़ा था, बट मैं इसको प्री बोर्ड 2 के लिए भी नहीं पढ़ के गई थी, और ये क्वेश्चन मेरे प्री बोर्ड 2 में भी आ गया, और ऑब्वियस सी बात है मैंने नहीं बना पाया, मतलब मैंने नहीं बनाया, तो एक्चुअली मैंने नहीं बनाया और मैं नहीं बना पाई को दोनों को मैंने मिक्स कर दिया था। ठीक है उसको हटाओ। तो फिर हाँ तो इसमें ये दिक्कत था कि फिर ये नहीं, इसलिए हमने से ये क्वेश्चन नहीं बना था। और फिर वैसे पता नहीं मैं आपको ये क्वेश्चंस क्यों दिखा रही हूँ, लाइक मतलब मेरे को ऐसा दिखाना है कि ये सब चीज़ें मेरे से गलती हुई। और ये देखो ये मुझे नहीं पता था कि गीगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट, इसी को हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, मेरे को नहीं पता था ये, मतलब मेरे को ये पता था बट इसको ये बोलते हैं ये नहीं पता था। और ये मेरे को पता था मैं ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकती थी, ठीक है, ये भी इम्पैक्ट पैरामीटर में मेरे को पता था, ये भी पता था, बट ये नहीं पता था कि इसको ही ये बोला जाता है, तो फिर ये क्वेश्चन भी छूट गया। लाइक कितना सिली गलतियाँ, वाह सिली मिस्टेक्स को मैं सिली गलतियाँ कह रही हूँ। हाँ तो फिर देखो उसके बाद तो पेपर 1 में तो ये था, एक सेकेंड तो फिर यहाँ पे मैंने जो फाइनल कंक्लूज़न निकाला है बैठ करके मैं वो तो आपको बता दूँ। ये देखो तो ये मैं कैसे समझाऊँ आपको, देखो तो तो देखो सबसे पहले मेरे को चैप्टर 2 कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें जो कैपेसिटेंस है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक बहुत ही सारे हैं। तो पर इसका भी मेरा क्वेश्चन प्रैक्टिस थोड़ा सा, मतलब ये जो शुरू के जो 1 2 3 4 चैप्टर है ना, इससे बिल्कुल भारी भरकम क्वेश्चंस आ जाते हैं। लाइक अगर आप इससे सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चंस करके गए हो तो फिर वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं डायमंड प्रो सीरीज़ से चैप्टर 2 करूँगी, और क्योंकि इसका 2 पार्ट है तो मेरे को 2 दिन लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पार्ट 2.5 घंटा का है, तो बनाने में तो मेरे को 4 5 6 घंटा लग जाएगा। तो इसलिए मैं 3 को एक पार्ट एंड 4 को दूसरा पार्ट करूँगी। देन करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी अगेन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, तो ये भी मैं डायमंड प्रो सीरीज़ करूँगी, ये भी 2 पार्ट में है, तो 5 और 6 2 दिन इसमें भी चला जाएगा। थैंक, लेकिन ये डेट्स है, ठीक है, 3 4 5 आज 3 तारीख है ना, तो ये मैंने डेट लिख रखा है। उसके बाद फिर मैं 7 तारीख को इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसका एक ही पार्ट है, तो चैप्टर 1 में कर लूँगी, ठीक है, और चैप्टर 4 तो भी आया नहीं है, तो ये तीनों मैं कर लूँगी। तो इससे क्या होगा कि मतलब एटलीस्ट ये सब तो इम्प्रूव हो जाएगा ना। और देखो मैं डायमंड प्रो सीरीज़ के बारे में आपको एक चीज़ बताती हूँ कि देखो ऐसा नहीं है कि
डायमंड प्रो सीरीज़ से डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ करके आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ऐसा नहीं है। बट वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है एंड आपको एक्चुअली वहाँ पे ये सिखाया गया है कि आप कॉन्सेप्ट कैसे लगाओगे। अगर आपके सामने कोई नया क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप उसको उसको मतलब उससे आप कैसे टैकल करोगे, ठीक है, वो चीज़ उसमें सिखाया गया है। इसलिए डायमंड प्रो सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर आपके पास भी टाइम है ना, तो ये तो फिर बिल्कुल मतलब लगा के ही जाओ। लाइक मेरा तो सिलेबस वगैरह सारा कुछ ख़त्म हो गया है, तो अब मेरे को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो फिर मैं अभी बस इसी पे ध्यान लगा रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये मेरे को यहाँ से मैं करूँगी। और फिर देखो मतलब शुरू के 4 चैप्टर्स बहुत टफ है, ठीक है, इसके लिए आपको डायमंड प्रो सीरीज़ करना पड़ेगा। और जो लास्ट के जो 4 चैप्टर्स हैं ना, 11, 12, 13, 14, ठीक है, लाइक सेमीकंडक्टर, एटम्स, न्यूक्लियाई और वो 11 है डुअल नेचर। तो ये चारों ये चारों इतने ईजी चैप्टर्स है कि अगर आप इसमें थोड़ा सा मेहनत कर लो ना, एंड PYQs वगैरह कर लो, एंड आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है, एंड वो सारी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर लो, तो आप आराम से ये चारों चैप्टर में मार्क्स स्कोर कर सकते हो। बट अगेन हम लोग ईजी सोच करके ये चीज़ को छोड़ देते हैं, बल्कि ये बहुत ही स्कोरिंग होता है। तो फिर ये चारों के बाद मैं ये लास्ट के ये चारों करूँगी। तो 11 और 14 का तो मैंने PYQs कर रखा है, और मेरे को बस 12 और 13 का करना है, ठीक है। लाइक इससे वो बाइंडिंग एनर्जी कर्व वाला क्वेश्चन आया था जो कि मेरे से नहीं बन पाया था, और एटम से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आया था जो कि मेरे से नहीं बन पाया था। तो अगेन PYQs करूँगी तो फिर ये हो जाएगा। मतलब एक्चुअली मेरे को समझना ये है कि मतलब चैप्टर तो मैंने पढ़ रखा है, बट कहाँ से किस तरीके से आ जाता है और वहाँ पे हम उस चीज़ को अप्लाई कैसे करें, वो चीज़ समझ में नहीं आता। तो वो चीज़ यहाँ से हो जाएगा। फिर जो चैप्टर 4 है, देखो चैप्टर 4 से भी मतलब हाँ, जब तक अभी तक तो चैप्टर 3 तक ही वीडियो अपलोड हुआ है अभिषेक साहू सर का, तो उनका टाइम थोड़ा लग जाता है बीच में 2-4 दिन। तो तब तक मैं ये चारों चैप्टर कर लूँगी, एंड देन फिर मैं वापस से चैप्टर 4 आ करके डायमंड प्रो सीरीज़ से मैं ये कर लूँगी। और 10 तारीख तक मेरे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। लाइक बीच का जो 5, 6, 7, 8 है ना, वो मेरा ठीक ठाक है, तो वो मेरे को उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक ये मेरा बहुत ही वीक था, तो मैंने ऐसा सोचा है कि 10 तारीख तक मैं ये सारी चीज़ें करने वाली हूँ। और हाँ देखो, एटम्स का तो जो PYQ लेक्चर है वो 2.5 घंटे का है, तो उस दिन तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बट जो न्यूक्लियाई है ये मतलब 1 घंटे का ही है, तो ये मेरा तुरंत ख़त्म हो जाएगा। तो इस दिन मैंने सोचा है कि चैप्टर 14 और 11 का जो बचा खुचा PYQs है वो सब मैं कर लूँगी। और लाइक मैंने ऐसा देखा है कि ग्राफ से इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। ग्राफ से बिल्कुल भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फिर देखो यहाँ पे भी मुझसे पूछा गया था, ये देखो यहाँ पे ये जो देखो ग्राफ वाला क्वेश्चन था, तो ये यहाँ पे भी आ गया। तो ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है ना, और शुरू से ही मेरे को ग्राफ्स इतना बेकार लगता है कि मैं ग्राफ्स को शुरू से मतलब ऐसे इग्नोर करते आई हूँ। एंड अब मेरे को समझ में आ रहा है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा जा रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि एक ही बार बैठ करके मैं पूरा फिजिक्स का ग्राफ कर डालूंगी। तो ना अभिषेक साहू सर का एक वीडियो है, ठीक है, जिनमें उन्होंने मतलब 45 मिनट का वीडियो है जिसमें उन्होंने 12th क्लास के सारे ग्राफ्स कराए हैं। तो फिर वहाँ से मैं ग्राफ करूँगी, ठीक है। तो ये वाला जो डे रहेगा इसमें मेरे को ग्राफ भी करना रहेगा। और देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि लास्ट में जो टॉपिक होता है उसको ही छोड़ के गए थे, तो फिर वो कंप्लीट करना। लाइक AC जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर और मास बाइंडिंग एनर्जी। लाइक ये इतना इंपॉर्टेंट है और मैं इसी को छोड़ करके गई थी फर्स्ट प्रीबोर्ड में, तो इससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला है। तो अगर आप भी ऐसा काम कर रहे हो कि ये सब को थोड़ा टफ समझ करके छोड़ रहे हो, तो ये गलती मत करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। लाइक प्री बोर्ड 1 में तो आपने देख ही लिया कि इससे और इससे दोनों से पूछ दिया गया था। देन फिर हाफ ईयरली में इससे आ गया था, फिर अभी तो रेक्टिफायर भी पूछा गया, ये भी पूछा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मत छोड़ना। मैंने भी कर रखा है ये। हाँ, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात पे आते हैं, ये वाला चीज़। तो देखो टोटल कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन हो गए, ठीक है। तो 8 डेज़ में क्योंकि मेरा फिज़िक्स बहुत ही वीक है, तो फिर मैंने ऐसा सोचा है कि कंटिन्यूसली हम पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ऐसा सोचा है कि देखो 8 दिनों में 4 मेरे को प्रीवियस ईयर पेपर करना है एंड 4 सैम्पल पेपर करना है। देखो मैंने यहाँ पे ओसवाल का सैम्पल पेपर ले रखा है, ठीक है। लाइक अगर आपने भी अभी तक नहीं लिया है तो आप ओसवाल का ले सकते हो, ठीक है, ये बहुत ही अच्छा है। वैसे भी मैंने किया नहीं है, पर मैंने मैथ्स का किया है, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी हेल्प मिला, तो मैंने सोचा कि मैं फ़िज़िक्स में भी वही चीज़ करूँगी। तो ये मैंने ले लिया है ओसवाल का सैम्पल पेपर, ठीक है। तो फिर मेरे को क्या करना है, 4 मैं यहाँ से सैम्पल पेपर करूँगी और 4 मैं प्रीवियस ईयर पेपर करूँगी, 2024 का, 23 का, 22 का और 21 का। 25 का मैं नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कोई मतलब अभी तो नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे कोई शौक़ नहीं है डिमोटिवेट होने का। लाइक वो पेपर मेरा दिमाग ख़राब कर देगा, तो वो मैं नहीं करने वाली हूँ।
तो ये चीज़ें ना मैं ऑल्टरनेट डेज़ पे करूँगी, ठीक है। लाइक एक दिन मैंने किया 24 का पेपर, फिर एक दिन सैम्पल पेपर, फिर एक दिन पीवाईक्यू, फिर एक दिन सैम्पल पेपर। तो इस तरीके से करके मेरा जो 10 तारीख तक है ये मेरा गोल रहता होगा, ठीक है। और ये हम साथ में करके कंप्लीट करेंगे। तो फिज़िक्स का तो मेरा यही स्ट्रैटेजी है अभी 10 तारीख तक का। और अगर आगे कुछ भी ऐसा ऐड ऑन होता है तो फिर वो मैं ज़रूर बताऊँगी आपको। तो बस यही बातें मेरे को ऐसा करनी थी। और केमिस्ट्री का तो मैंने आपको अपना स्ट्रैटेजी बता ही दिया है। मैथ्स का भी मैं आपको कल ज़रूर बता दूँगी। लाइक एक ही दिन में मैं अगर सारे पेपर एनालाइज़ करने बैठ जाऊँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आज मैंने फ़िज़िक्स किया है और बस तो अब स्टार्ट करते हैं अपना वो। एंड मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने इन सब चीज़ों में क्या क्या किया एंड अभी क्या क्या रह गया है और मैं क्या क्या करने वाली हूँ। ओके देन बाय।